हर हर महादेव। चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को कवर कर लिया है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो उन वीडियोस को जाकर के जरूर देखें, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स को बेहतर बनाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। देखिए रात के 11:30 से ज्यादा बज रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए कंटेंट लाने के लिए तैयार हूं। मुझे अभी समय लगेगा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। अपना समय दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, इसे शेयर करें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, क्योंकि ऐसे कंटेंट को बनाने में समय भी जाता है। पहले प्रैक्टिस और उसके बाद में आपके सामने में एग्जीक्यूशन। मैं चाहूंगा कि आप मुझे भी मोटिवेट करें, इस चैनल के ग्रोथ में सपोर्ट करें, अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर करें, उसे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं, जो आप यहां से सीख पा रहे हैं उसे भी आगे साझा करें। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ चीजों का मालूम होना बेहद जरूरी है। सबसे पहली चीज हमें मालूम होनी चाहिए एनवायरनमेंट। देखिए, एनवायरनमेंट को समझाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, एक एंटरप्राइज कभी भी आइसोलेट होकर के एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म नहीं कर सकता है। उसे रेगुलर एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट करना पड़ता है। और हम यह भी जानते हैं कि एनवायरनमेंट कई प्रकार के होते हैं, जैसे लीगल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, और ऐसे कई प्रकार के एनवायरनमेंट हम देख सकते हैं। इसके साथ रेगुलर इंटरैक्ट करने की वजह से कई सारी अनसर्टेनिटीज भी क्रिएट होती हैं, जिसके लिए बिजनेस को तैयार रहना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे? हम यह समझेंगे कि इन अनसर्टेनिटीज के उत्पन्न होने से पहले एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके उत्पन्न होने के दौरान में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, और उत्पन्न हो जाने के बाद जब आप इसे निकल जाए तब आप इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि आने वाले समय में यह सिचुएशंस आपके सामने ना खड़े हों। ठीक है, देखिए यह टॉपिक हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सुनने में आसान लगता है, लेकिन है थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको सब आसान लगेगा। इस दुनिया में हर एक चीज आसान लगती है, लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसको अगर आप समझ लेंगे तो एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को हम समझ पा रहे हैं कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है एक एंटरप्राइज के ऊपर में, और वह कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट को यहां पे हम कवर कर लेते हैं, जिसमें हमें यहां बताया गया है कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट दो प्रकार का होता है। एक हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट होता है और एक होता है अनहेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट। दोनों में क्या अंतर होते हैं? देखिए, हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट वह एनवायरनमेंट होगा जो बिजनेस के लिए फेवरेबल होगा, बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए फेवरेबल होगा। और अनहेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा होगा? जो बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए अनफेवरेबल होगा। ठीक है, तो जो उसके ऑपरेशंस में मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, एक प्रकार से कैटलिस्ट बन जा रहा है, वो सब उसके लिए फेवरेबल है। अनफेवरेबल कि उसके द्वारा किसी प्रकार से ऑब्स्टिकल पैदा हो रहा है, रुकावटें पैदा हो रही हैं ऑपरेशंस में, आउटपुट को जनरेट करने में, रिसोर्सेस को इकट्ठा करने में। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या समझ पा रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक जो फेवरेबल सिचुएशंस क्रिएट करता है एक बिजनेस के लिए, और एक जो अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करता है। अब हम समझते हैं
कि फेजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। फेजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि वह सारे टाइप्स जो हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब इसे थोड़ा गहराई में समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एनवायरनमेंट के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ऐसे अगर आप देखने जाए तो कई सारे टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को समझाने से पहले कुछ चीजें आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि यह आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट पे किस प्रकार से इंपैक्ट पड़ता है उसे समझते हैं। देखिए, आपका प्रोडक्ट किसी बिजनेस यानी किसी एंटरप्राइज के द्वारा बनाया जा रहा है। वह बिजनेस किसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती होगी और वह इंडस्ट्री नेशनल इकोनॉमी का एक हिस्सा है और वह नेशनल इकोनॉमी इंटरनेशनल इकोनॉमी का एक हिस्सा होता है। तो जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं उस पे इस एनवायरनमेंट का इंपैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में कई प्रकार के एनवायरनमेंट हो सकते हैं, कई प्रकार के इंपैक्ट आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि रिसेशन आता है। अगर रिसेशन आएगा तो कहीं ना कहीं यह पहुंच जाएगा प्रोडक्ट तक और प्रोडक्ट के सेल्स पे इंपैक्ट डालेगा, ओवरऑल बिजनेस पे भी इंपैक्ट डालेगा। हो सकता है रिसेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, ठीक है, रिसोर्सेस ना मिले या रिसोर्सेस बहुत ही ज्यादा महंगे मिले, ठीक है। तो कई सारे इंपैक्ट आपको बिजनेस के ऑपरेशंस पे देखने को मिलता है। अब यहां से ये इस एनवायरनमेंट को आप समझ पा रहे हैं, सबसे पहली चीज। अब यहां से एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप यहां से क्या सीख सकता है। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे एनवायरनमेंट को कैसे झेलना है इसके इंपैक्ट एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए आने वाले इन अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर को तैयार रहना पड़ेगा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट से। अगर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है, देखिए पॉजिटिव है तो वो हमेशा वेलकम है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहे हैं, बिजनेस का मार्केट में वैल्यू बढ़ रहा है, तो हमेशा आपको नजर आएगा कि एंटरप्रेन्योर को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एंटरप्रेन्योर को हमेशा तैयार रहना चाहिए आने वाले नेगेटिव सिनेरियोज के लिए जो बिजनेस में आ सकता है, ठीक है। उसे नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि जो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है ये काम कैसे करता है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इसके लिए हम क्या सारे प्लान्स बना सकते हैं और बाकी चीजें। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट। सरल भाषा में बोलूं तो वह सारे कानून जिसकी वजह से आप एक बिजनेस को रेगुलेट कर रहे हैं एक प्रकार से, ठीक है, रेगुलेटिंग अ बिजनेस। या मैं खुद अपनी तरफ से आपको शॉर्टकट में समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, इस सेंटेंस का प्रयोग कर रहा हूं ताकि आप समझ सके। तो लीगल एनवायरनमेंट यानी कानूनी जो कानून होता है उसका जो एनवायरनमेंट होता है उसका क्या इम्पैक्ट एक बिजनेस के ऊपर में पड़ता है। अगर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा। अब सबसे पहली बात तो यह आ जाती है कि क्या एंटरप्रेन्योर को मालूम भी है कि आखिर लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स है जो एंटरप्रेन्योर को फॉलो करना चाहिए ताकि वह लीगल एनवायरनमेंट को बेहतर समझ सके। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को बेहतर समझने का प्रयास किया था और उससे कई सारे डिसीजंस हमने लिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली तो आप समझ पाए कि किस प्रकार से लीगल एनवायरनमेंट काम कर रहा है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, कंपनीज एक्ट है, इनका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, यह किस प्रकार से बिजनेस के एनवायरनमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट पे अपना छवि छोड़ रहा है, इन्फ्लुएंस डाल रहा है। दूसरा, इसको बेहतर समझने के लिए ऐसे लोगों की संगत, एसोसिएशन जो इसको बेहतर जानते हो, ठीक है।
मैं बस आपके सामने शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट में मत लिखिएगा, जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ उसको जरूर प्रयोग कीजिएगा। तीसरा हो सकता है कि रिटेन करके आप रखे लीगल कंसल्टेंट्स को, ठीक है, एलसी शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिटेन लीगल कंसल्टेंट्स। चौथा हो सकता है कि आप गवर्नमेंट एजेंसीज को कंसल्ट कर लें, ठीक है, कंसल्ट गवर्नमेंट एजेंसीज, ताकि आपको पता लग सके कि क्या सारे बदलाव हो रहे हैं लीगल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसी भी एनवायरनमेंट को, यहाँ पे हम यही समझ रहे हैं कि सबसे पहले उस एनवायरनमेंट क्या होता है उसे समझिए, और इस एनवायरनमेंट को बेहतर समझने के लिए आप क्या सारे स्टेप्स को ले सकते हैं, ठीक है, उसके इम्पैक्ट को हम यहाँ पर ओवरऑल समझने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा जो हो सकता है दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे दो प्रकार के अप्रोचेस होते हैं, एक तो होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ये दो प्रकार के अप्रोच आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि शॉर्टकट्स बहुत सारे यूज हो रहे हो, या फिर आप किसी भी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी झेलनी पड़ रही हो, तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में मैं उसे इंप्रूव कर सकूं, ठीक है, उससे बेहतर कुछ स्टेप्स अपनी तरफ से आपके लिए ले सकूं, ठीक है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, दो प्रकार के अप्रोच होते हैं यहाँ पर, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। इसको समझाने से पहले यह समझिए कि जो पॉलिटिक्स होता है उसमें हमेशा फेरबदल होते रहता है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में बदलाव होते रहते हैं। एक एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आखिरकार पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। दो प्रकार के अप्रोच हैं, यह चीज एमए में आता है, लेकिन मैं इन दोनों को समझा देता हूं। सबसे पहले तो आपको पॉलिटिक्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, यह बेहद जरूरी है। और कोई भी बिजनेस विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आज के समय में तो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसलिए इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। देखिए, एक तो होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए बिजनेस है, वो पूरी तरीके से अपने आप को आइसोलेट रख रहा है, वो एंटरप्रेन्योर है मान लीजिए, वो पूरी तरीके से अपने आप को आइसोलेट रख रहा है फ्रॉम एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है, यह एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, जो आज के समय के अनुसार बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि आप इन पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ में इन पॉलिटिकल ग्रुप्स को आप समझे, ठीक है, इनके बारे में नॉलेज गेन करें, स्ट्रक्चर्स को समझे, और एक्टिवली जो है आप पार्टिसिपेट करें वेरियस एक्टिविटीज में जो यहां पर हो सकती हैं। क्योंकि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। देखिए, पॉलिटिकल पावर बहुत बड़ी पावर होती है। यह नहीं है कि आपको जाकर के नेता या फिर मंत्री बन जाना है, आपको बस यह करना है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें उन सारे वेंचर्स, उन सारे एक्टिविटीज में जहां पर आप इसे बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर जान सकते हैं। जो आपके लोकल ऑथोरिटीज हैं उन्हें आप बेहतर समझ सकते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चीज थी। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे समझ ली। पहले एक इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट जिसका इम्पैक्ट एक बिजनेस पे पड़ सकता है। मान लीजिए कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का एक उदाहरण दूं तो जैसे अपना हो गया इन्फ्लेशन। तो जैसे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आप देख पाते हैं, ठीक है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या क्या है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इनका इम्पैक्ट जब बिजनेसेस पे पड़ता है तो बिजनेसेस को कैसे तैयार रहना चाहिए, एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, ठीक है, वह भी है जरूरी है। दूसरा है लीगल एनवायरनमेंट, जिसमें हमने समझा कि टैक्सेशन किस प्रकार से काम करता है या फिर लीगैलिटी किस प्रकार से काम करती है, वह आपको जानना चाहिए। फिर बेसिकली आपको क्या सारे चीजों को करना चाहिए जिसकी मदद से आप इसे बेहतर समझ सके
और ऐसे सिचुएशंस में जहां पर जो है लीगैलिटी थोड़ी हावी होने लगी आपके ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बेसिकली समझ सके कि ऐसे सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वह भी जरूरी था। हमने कुछ यहाँ पे 4 पॉइंट को डिस्कस किया था, उन्हें आप जरूर देखें। तीसरा कैटेगरी हमने समझा कि पॉलिटिक्स की जानकारी होना बेहद जरूरी है। ट्रेडिशनल अप्रोच तो ठीक है, मॉडर्न अप्रोच पे ज्यादा रिलाई करना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिशनली तो आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन कई बार आप जबरदस्ती पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व आपको होना पड़ता है। अब आपको जानकारी नहीं है तो हो सकता है ये आप पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डाले, लेकिन अगर आपको जानकारी है तो आप इसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अपने बिजनेस को बेहतर भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले टर्म को समझते हैं, दैट इज सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसको समझने से पहले मुझे थोड़ा सा साफ सफाई यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप अभी इन्हें रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। अब जो टॉपिक्स आएंगे ये उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो अभी तक आपने समझा। ठीक है, यहाँ पे तो हो सकता है कि आपने कुछ बेसिक चीजें समझी होंगी, लेकिन अभी जो आगे आएंगी वो इनसे ज्यादा जरूरी है जो अभी आपने जो डिस्कस किया, जो आपने समझा। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक को, दैट इज सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे पहले यह जो शब्द बना है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, यह 2 शब्द से मिलकर के बना है। एक है सोशल फैक्टर और एक है कल्चरल फैक्टर। अब आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न आएगा कि आखिरकार ये सोशल फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सोशल फैक्टर को समझेंगे। सोशल फैक्टर का अर्थ होता है कि जब ह्यूमन बींग्स साथ में आकर के कहीं रहते हैं, ठीक है, साथ में आकर के एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो यह एक सोसाइटी बन जाती है। तो एक तो होता है आपके लिए सोसाइटी, ठीक है, जो सोसाइटी आप यहां पे समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो होता है आपके सोसाइटी का फैक्टर, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है आपके लिए कल्चरल फैक्टर। ठीक है, कल्चरल फैक्टर क्या होता है? कल्चरल फैक्टर आप बोल सकते हैं कि एक पॉपुलेशन का कैसा बिहेवियर है, वैल्यूज है, प्रैक्टिसेस है, ठीक है, बिलीव्स है एंड रिलीजन है। अब इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, सोसाइटी के फैक्टर्स को और कल्चरल फैक्टर्स को, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इन दोनों को कंबाइन करने पे आप देख सकते हैं कि आप एक नए टर्म को सामने में रखते हैं। मतलब आपके सोसाइटी में किस प्रकार का कल्चर है, उसका जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उससे एक एंटरप्राइज पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, वह है सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट को बेसिक आप समझ पा रहे हैं। सोसाइटी इज ऑल अबाउट जहां पर ह्यूमन बींग्स साथ में आकर के एक एरिया में रहते हैं। ठीक है, वो साथ में आकर के एक एरिया में रह रहे हैं। अब उनके द्वारा कुछ ना कुछ कल्चर जो है वह डेवलप किया जा रहा होगा। वह कल्चर हो सकता है कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर आपको देखने को मिल जाए, कुछ प्रैक्टिसेस वो परफॉर्म करना चालू कर दे, कुछ रिलीजन हो उनके, कुछ वैल्यूज हो, किसी प्रकार का बिहेवियर हो। ठीक है, तो ओवरऑल आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले जब भी सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जाए तो आप सबसे पहले तो मीनिंग बता सकते हैं, ठीक है, क्लासिफाई करते हुए। अगली जो चीज आप बताएंगे वह चीज थोड़ी सी हट करके होगा। ठीक है, वह होगा कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। मान लीजिए कि आज इस तारीख को, यानी आज हम खड़े हैं जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, दैट इज 1 जनवरी रात के समय। ठीक है,
मान लीजिए कि आज सुबह के समय में ही मैं एक एस्टैब्लिशमेंट को एस्टैब्लिश करने वाला था, ठीक है, झंडा खड़ा हो गया हमारा, एस्टैब्लिशमेंट को एस्टैब्लिश करने वाला था ठीक है, एक एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करने वाला था, लेकिन किसी कारणवश यानी कि कुछ बिलीव है हमारे यहाँ पे, प्रैक्टिसेस है, तो हम यह मान करके चलते हैं, हमारा रिलीजन हमें यह बताता है या फिर हमारा बिलीफ हमें यह बताता है कि आज नहीं, हमें 20 जनवरी को जो है इस एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो जब आप 1 जनवरी से 20 जनवरी के बीच के समय को देखेंगे तो आप टोटल 20 दिन माफ कीजिएगा 19 दिन आप गवा चुके होंगे, जिसमें आप एक्चुअली बिजनेस करने वाले थे, सेट ऑफ एम्प्लॉयज के साथ में आप कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करते, कुछ प्रॉफिट आप अर्न करते, लेकिन इस दौरान आपने वह कुछ भी नहीं किया, ठीक है, तो यह आपके लिए एक प्रकार से लॉस है। तो इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि सोसाइटी में कुछ कल्चर से नरेट हो जाते हैं और इस कल्चर का कुछ ना कुछ जो है एंटरप्राइज के एनवायरनमेंट पे, एंटरप्राइज के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ता है। जी हाँ, हम मान सकते हैं कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है, ये मैं टॉपिक से हट करके बता रहा हूँ, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर पड़ता भी है। देखिए वैसे भी जो चीज़ें हैं, हर चीज़ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी जानी चाहिए, या मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ये हो सकता है कि थोड़े समय बाद में चालू करे, लेकिन अगर उससे लोगों के मन में शांति आ जाए कि हाँ यह समय सही है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है बिजनेस के ऑपरेशंस और बेहतर वो परफॉर्म कर पाए, बजाय उसके कि उन्हें लगे कि आज दिन सही नहीं है, आज नहीं करना चाहिए उससे, ठीक है। तो यह चीजें बेहद जरूरी है, और यह जो बिलीव्स है सिर्फ इंडिया में नहीं और बहुत सारी कंट्रीज है वहां पर भी ऐसे बिलीव्स को रखा जाता है कि इस दिन नहीं, इस दिन करना बेहद अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हम सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को समझ चुके हैं। अब अगले महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने की बारी है, दैट इज सोशियो कल्चरल ऑरिजिन्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। यह बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए, मेरे को थोड़ा सा इसे साफ करना पड़ेगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। ठीक है, चलिए, वी आर गुड टू गो एंड हियर वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक ऑरिजिन्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ईपी। तो जैसे हमने बताया एक सोसाइटी, और यहाँ पे किस प्रकार के इकोनॉमिकल ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक इनके द्वारा रखे जा रहे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप पे इम्पैक्ट डालते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के ओरिजिन्स हैं एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ सोसाइटीज जिनकी वजह से, जिन्होंने कुछ इकोनॉमिकल ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स शो किए जो ओरिजिन्स है एंटरप्रेन्योरशिप के। सिंपल भाषा में कहा जाए तो जिन्होंने धन को महत्व दिया, पैसों को महत्व दिया, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं ताकि बेहतर समझ सके, ठीक है। जिन्होंने धन को महत्व दिया, उसको कैसे संजो कर रखा जाए, उसे कैसे आगे आने वाले समय में बढ़ाया जाए, उस धन की वैल्यू को बढ़ाया जाए, ठीक है, उससे कैसे व्यापार खोला जाए, दिन दोगुना रात चौगुना किया जाए, कई सारी चीजें, मतलब धन के अराउंड में जो सोसाइटीज रही हैं, ठीक है, जिन्होंने ऐसे कल्चर को डेवलप किया है, उसके बारे में हम यहाँ पे ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, ओरिजिन्स की बात की जा रही है, यानी वह समय जब एक्चुअली में इन्होंने धन को संजो के रखने की, या फिर धन को बेहतर, धन को मतलब कि जो है इनहांस करने की, इंक्रीज करने की बात कही, या फिर धन को संभाल के रखने की बात कही, जब इनका फोकस धन की तरफ किया, एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म करने की तरफ किया, या फिर बिजनेस को परफॉर्म करने की तरफ किया, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वह है कास्ट ओरिजिन्स। कास्ट ओरिजिन्स यानी ओरिजिन हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का बिकॉज ऑफ कास्ट। समझ पा रहे, मैं वापस बोलना चाह रहा हूं, एंटरप्रेन्योरशिप का ओरिजिन
जो कास्ट है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं हम इसे। देखिए कई सारे कास्ट हैं जो एक्चुअली में एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बढ़िया करते हैं। जैसे आपको मालूम होगा सबसे बढ़िया एग्जांपल मारवाड़ी, आप सिंधी को भी जानते होंगे। ठीक है, क्षत्रिय भी रहते हैं, ब्राह्मण से झा जी आप जानते हैं, मन हो गए। ठीक है, व्यास, ठीक है, अगला आप बोल सकते हैं कपू, काम, या कुछ कास्ट रहे जिन्होंने बाकियों से अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर अलग कुछ ट्रेट्स दिखाए, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए। इन्होंने धन को बड़ा महत्व दिया, धन को बढ़ाने के बारे में सोचा, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कुछ इनोवेशन परफॉर्म करने के बारे में सोचा, बिजनेस खड़े करने के बारे में सोचा। और आज आप देखेंगे तो आज भी आपको यह कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में आपको नजर आते हैं, मतलब आपको बिजनेसेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में नजर आते हैं। तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि कुछ कारण है जिसकी वजह से आज हम कास्ट को महत्व दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया में ये खास करके आप देख पाते हैं कि कुछ कास्ट आपको नजर आ रहे हैं जो बिजनेस में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आपको जैन और पारसी भी इसमें नजर आएंगे, खास करके जैसे टाटा है, रतन टाटा, वह भी एक पारसी है। तो आपको नजर आ रहा है कि कैसे कोई कास्ट किसी फील्ड में बेहतर बन सकता है। ठीक है, अपनी एक बहुत बढ़िया छवि छोड़ सकता है। तो कास्ट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कास्ट का इंपॉर्टेंस रहा है। और अब यह भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि कास्ट ओरिजिन से भारत तक ही सीमित नहीं रहा, कि कुछ कास्ट ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, उन्होंने बिजनेसेस को बनाया। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पे कास्ट बात हो रहा है तो यानी ये कास्ट कहाँ से आ रहा होगा, किसी सोसाइटी से आ रहा होगा, जहाँ पे हमने बोला यानी जहाँ पे ह्यूमन बींग साथ में रह रहे होंगे। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने शो किए होंगे कुछ कल्चर्स इन्होंने इनहेरिट किए होंगे, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक है, अब पहले तो मैंने आपको बता दिया कुछ इंडिया के बारे में। इंडिया में कुछ ऐसे आपको कास्ट नजर आ रहे हैं जो एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स कैरी आउट कर रहे हैं। अब आप इसे दुनिया में भी देख सकते हैं, बाकी कंट्रीज में भी देख सकते हैं। जैसे यूएसए अगर आप चले जाए तो यूएसए में आपको नजर आता है द ट्रेडिंग क्लासेस। ठीक है, द ट्रेडिंग क्लासेस। ठीक है, अगर आप जापान चले जाए तब आपको वहां पे नजर आता है समूरल। ठीक है, समूरल्स आपको नजर आते हैं जापान में। तो इस प्रकार से कई सारी कंट्रीज में आपको कुछ ऐसे लोग नजर आएंगे, ऐसे कास्ट नजर आएंगे जो एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स को कैरी आउट कर रहे होंगे, जिनकी ओरिजिन्स की वजह से आज आप एंटरप्रेन्योरशिप को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को बेहतर समझ पा रही है, या फिर जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को एक्चुअली में स्टार्ट किया। कास्ट ओरिजिन्स आपको नजर आ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। अगला जो है दैट इज व्हाट, एंट्री इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए यहाँ पे यह समझिए कि जैसे हमने यहाँ पे कास्ट के बारे में डिफाइन किया, सिंधी हो गए, मारवाड़ी हो गए, ठीक है, पारसीज हो गए, जैन हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय, खापू, कामा, कई सारे अलग अलग कास्ट आए। यह ओरिजिन थे एंटरप्रेन्योरशिप के। अगला जो है दैट इज एंट्री इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब यह समझ रहे हैं, यह हमने समझ लिया है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं एंट्री इनटू ईपी, एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए कई पहले ही आ गए, कई बाद में आए, कई बीच में आए। ठीक है, तो मैं इसको एक लाइन बनाता हूं जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके। कुछ आपको अर्लीस्ट में नजर आएंगे, कुछ आपको एंटरप्रेन्योरशिप के यंग समय में नजर आएंगे, कुछ ओल्ड समय में नजर आएंगे। यानी सबसे पहले आपको जो नजर आएगा, जो कम्युनिटी आपको नजर आएगी, वह थी कामा कम्युनिटी। ठीक है, कामा कम्युनिटी आपको सबसे पहले नजर आएगी। इसके आसपास में यहीं पे कहीं पे आपको क्षत्रिय भी नजर आएंगे।
फिर जब एंटरप्रेन्योरशिप यंग हुई, यानी कि काफी एंटरप्रेन्योर्स आपको नजर आने लगे, ठीक है, एंटरप्राइजेस नजर आने लगे, तो उस यंग समय के दौरान में आपको कुछ और कास्ट भी नजर आने लगे, ठीक है, कामा और क्षत्रिय के साथ में, जैसे कपू और ब्राह्मण फिर आपको यहाँ पे नजर आने लगे, ठीक है, कपू हो गए, ब्राह्मण हो गए, यह कम्युनिटीज भी आपको नजर आने लगी यहाँ पे, ठीक है, क्षत्रिय कम्युनिटी या फिर कास्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ओल्ड एज में जो सबसे आखिर में आपको खास करके नजर आ रहा है वह है व्यास, ठीक है, व्यास कम्युनिटी। तो एंट्री इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, यानी किसने जल्दी एंटर किया एंटरप्रेन्योरशिप में, किसने समय लगा करके अपनी एंट्री बनाई एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप यहां पे समझ पा रहे हैं। तीसरा जो है दैट इज फैमिली बैकग्राउंड, एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑरिजिन, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड। एफ बी मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इसमें सबसे पहले पॉइंट को हम समझते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइज ऑफ फैमिली, ठीक है, साइज ऑफ फैमिली, ठीक है, आप इतना सा समझ आइए। देखिए अगर जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली से मिले एसेट को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तब आप एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स को देख पाएंगे। या तो आप देख सकते हैं कि जॉइंट फैमिली के द्वारा जो फर्म है, इनके पास जो फर्म है उसे एक्सपैंड किया जा रहा है, यानी एक्सपेंशन में आप संयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस समय भी तो हम यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि साइज ऑफ फैमिली काफी मैटर करता है ओरिजिन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में है तो आपके पास में काफी एसेट होगा जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई फर्म है, कोई एस्टैब्लिशमेंट है, तो उसके एक्सपेंशन में भी आप एक महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं, ठीक है। तो यह भी एक ओरिजिन का कारण हो सकता है कि अगर आपके पास में फर्म है उसको एक्सपैंड किया जा सकता है, या तो अगर आपके पास में फर्म नहीं है तो एसेट को आप इन्वेस्ट करके फर्म बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात कि साइज ऑफ फैमिली बहुत मैटर करता है ओरिजिन्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में। जैसा हमने देखा कि अगर जॉइंट फैमिली है, एक बड़ी फैमिली है, तो इसके पास में काफी एसेट होगा और उस एसेट को वो इन्वेस्ट कर सकती है ताकि वह फर्म क्रिएट कर सके और उसके एक्सपेंशन में मदद कर सके, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दैट इज, मान लीजिए दैट इज टाइप्स ऑफ फैमिली, हम इसे समझते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फैमिली। देखिए टाइप्स ऑफ फैमिली में आपको यह समझना पड़ेगा कि कई प्रकार के परिवार हो सकते हैं। कई ऐसे परिवार आपको मिल सकते हैं जिनका बिजनेस से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, मतलब सैलरीड एम्प्लॉयज होंगे, उनका परिवार हो गया। और एक आपको नजर आ रहा है बिजनेस क्लास का परिवार या फिर बिजनेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि फैमिली ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व था, ठीक है, क्या था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व था। तो जो आने वाला जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रैक्टिस करेगा, यानी वो एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है परिवार। तो आने वाला जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को एज एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप देखेगा, यानी इंडस्ट्रीज की वो अंडरस्टैंडिंग रखेगा और उससे रिलेटेड वो प्रोसेसेस परफॉर्म करेगा, एंटरप्राइज को बनाएगा या फिर एंटरप्राइज को एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो यह दूसरा पॉइंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट है दैट इज इकोनॉमिक स्टेटस। देखिए हादी मनी की एक स्टडी हुई थी, ठीक है, किसकी स्टडी, हादी मनी। हादी मनी के स्टडी के अकॉर्डिंगली उन्होंने यह बताया जैसे जमींदार थे, जमींदार पॉलिटिकली काफी एक्सपोज थे, ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपोजर उनका बहुत ज्यादा था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने हायर लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दिखाया, ठीक है, हायर लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने दिखाया, ठीक है। तो क्या उन्होंने दिखाया, हायर लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को दिखाया उन्होंने। किन्होंने दिखाया, एंटरप्रेन्योर्स ने दिखाया, ठीक है।
चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अगला जो है दैट इज रिलीजियस बैकग्राउंड। ठीक है, रिलीजियस बैकग्राउंड को हम समझ लेते हैं। ठीक है, जस्ट एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए रिलीजियस बैकग्राउंड में हम क्या समझने वाले हैं उसे देख लेते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट रुकेगा, मैं इसमें क्लियर कर सकूं। थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, जब आप वीडियोस बना रहे होते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके। थोड़ा मैं आराम से आपको चीजें यहाँ पे समझा रहा हूँ, एकदम धड़फड़ी में स्पीडली में अगर आपको समझाऊं तो हो सकता है कि काफी चीजें आपको नहीं समझ में आए। और अभी भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कुछ टॉपिक्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुके हैं, तो उन टॉपिक्स को समझने के लिए आप मुझे नीचे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं उसे बेहतर समझते हुए आपको समझा सकूं। ठीक है, उसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, या फिर यहाँ पे वीडियो में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का अगर आपको मेरे को कोई फीडबैक देना है तो वह भी आप वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या समझ लिया? हमने समझ लिया साइज ऑफ फैमिली, इकोनॉमिक स्टेटस, टाइप्स ऑफ फैमिली। अगर फैमिली का साइज बड़ा है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है और वह अपना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर को स्टार्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्टेटस बढ़िया है तो उसके पास में कई सारे एसेट होंगे, जैसे जमींदार रहते हैं आपको नजर आता है, तो उनके पास में इतना एसेट है, कैश है, कहीं ना कहीं उनका जो है पॉलिटिकल एक्सपोजर आपको नजर आता है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें इन्फ्लुएंस करता है कि वह ऐसे एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स को उजागर करे, उसको लेकर के आगे बढ़े। ठीक है, जमींदार ही नहीं, कोई भी हो जिसके पास में अच्छा खासा धन है, अच्छा खासा इकोनॉमिकल स्टेटस है, वो भी इन सारी चीजों को परफॉर्म कर सकता है। तीसरा जो है दैट इज टाइप्स ऑफ फैमिली। परिवार किस प्रकार का है? अगर परिवार समझ लीजिए, हमने जैसे एग्जांपल समझा कि परिवार वाले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, तो जो आगे बेटा निकलेगा या बेटी निकलेगी वह कहीं ना कहीं जो है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इसका एक अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं यह भी एक सोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, ओरिजिन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपको नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ से यहाँ पे सोर्स था, कहीं ना कहीं इनके पास में जो धन था, यहाँ पे भी धन का सोर्स था, इनके पास में एसेट्स थे, उसकी मदद से इन्होंने बनाया। एसेट था, पॉलिटिकल एक्सपोजर था, उसकी मदद से भी हो सकता है। परिवार का टाइप ऑलरेडी बिजनेस में है कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से भी। फैमिली बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। ठीक है, ओरिजिन्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के लिए। अगला जो हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज रिलीजियस बैकग्राउंड। चौथा पॉइंट जो है दैट इज रिलीजियस बैकग्राउंड। देखिए हादी मनी के द्वारा इसे और बेहतर तरीके से समझा गया और हमें यह समझ में आया कि रिलीजियस बैकग्राउंड बेहद जरूरी है। देखिए जैसे अगर आप देखेंगे मारवाड़ी को, तो मारवाड़ी के लिए जो उसका धर्म है, ठीक है, धर्म है, अर्थ है और काम है। क्या है धर्म? यानी क्या होता है? मोरल ड्यूटीज, एमडी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वीडियो को हल्का सा बैक करके भी इन सब चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो धर्म क्या है? दैट इज मोरल ड्यूटीज। अर्थ क्या है? दैट इज वेल्थ। और काम क्या है? काम है डिजायर। ठीक है, यह 3 चीजें हैं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इन सब जो धर्म, अर्थ और काम का मारवाड़ी के लिए इनर वर्ल्ड में बड़ा ही महत्व है एज कंपेयर टू आउटर वर्ल्ड। यह अपने इनर वर्ल्ड में ज्यादा बिजी रहते हैं। ठीक है, और यह मानते हैं कि जब एजेड होने लगेंगे, जब उम्र होने लगेगा, तब आउटर वर्ल्ड की तरफ फोकस बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए जो इनका धर्म है, मोरल ड्यूटीज है, वो इनर वर्ल्ड से ज्यादा अलाइंड है। इनके लिए जो इनका अर्थ है, यानी इनके लिए जो वेल्थ है, वो कहीं ना कहीं इनर वर्ल्ड से ज्यादा जुड़ता है, ज्यादा कंसेंट्रेट करता है। जो काम है, जो डिजायर्स है, वो कहीं ना कहीं इनर वर्ल्ड से ज्यादा रिलेट करते हैं। और जब बूढ़े होने लगे तब वो आउटर वर्ल्ड यानी मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला इन्होंने यह भी बताया कि जैसे मारवाड़ी का केस है, हादी मनी ने यह स्टडी किया, क्योंकि मारवाड़ी ऑलरेडी आपको बिजनेस में काफी आगे नजर आते हैं। फिर उन्होंने देखा जो वीविंग कास्ट होता है, वीविंग कास्ट कैसा हो गया, जैसे दर्जी हो गए। ठीक है, तो देखा गया कि दर्जी कास्ट में
जो है ज्यादातर जो इनका जो धर्म है, अर्थ है, काम है, ये आउटर वर्ल्ड से थोड़ा ज्यादा रिलेटेड है एज कम्पेयर टू इनर वर्ल्ड। ठीक है, इनर वर्ल्ड उतना इनके लिए महत्व नहीं रखता जितना आउटर वर्ल्ड रखता है, यानी मोक्ष इनके लिए ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू जो इनर वर्ल्ड वाले एक्टिविटीज है, धर्म, अर्थ, काम है, जो इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। ठीक है, इसीलिए हादी मनी ने यह बताया कि यह भी कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ या फिर ओरिजिन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप रहा होगा और रहा है भी, काफी हद तक आप देख सकते हैं इस चीज को। अगला जो है दैट इज एजुकेशन एंड TKH में लिख दे रहा हूँ, टेक्निकल नो हाउ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ ताकि मैं ऐसे जो है कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझा सकूं। तो अशोक कुमार एक ऑब्जर्वर रहे। अशोक कुमार के द्वारा यह देखा गया कि जो ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स थे वो या तो ग्रेजुएट थे या तो पोस्ट ग्रेजुएट थे। ठीक है, या तो वो ग्रेजुएट थे या तो पोस्ट ग्रेजुएट थे। और उन्होंने यह भी देखा कि कुछ कास्ट ऐसे हैं जैसे ब्राह्मण हो गए, इनमें ज्यादा एडुकेशन का बहुत होड़ था। तो उन्होंने यह नोटिस किया या इन्होंने समराइज किया कि कहीं ना कहीं ज्यादा एडुकेशन जो है वह मदद करता है एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पाने में, एंटरप्रेन्योरशिप को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पाने में। ठीक है, इन्होंने यह भी देखा कि उस समय ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो ऑलरेडी या तो इंजीनियर्स थे या तो उन्हें टेक्निकल किसी और प्रकार की पढ़ाई उन्होंने की थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यही था कि इतनी भारी भरकम पढ़ाई उस समय बड़ा महत्व रखता था, इतनी भारी भरकम पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एडुकेशन बड़ा मायने रखता है। अगर आप एडुकेटेड हैं, जो कई कास्ट भी देखे वह भी एडुकेशन ले रहे हैं और वह भी बहुत अच्छा जो है एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म कर पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी रेलेवेंट डिग्री या फिर एडुकेशन ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने पर आप एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा बेहतर कर सकते हो। और आज के समय में भी अगर आप देखें तो कई सारे जो मल्टी बिलियनर है, मिलियनर्स है, आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पास आउट नजर आएंगे। या बस एक धारणा बना दी गई है कि यार कॉलेज ड्रॉप आउट है वो करोड़ कमा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप गौर से देखें बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिसके जो ओनर्स है, को फाउंडर्स हैं, वह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अशोक कुमार की यह बात जो है आज भी सिद्ध होती है, आज भी बड़ी वैल्यूबल रहती है ओरिजिन्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को समझने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा कि कास्ट भी एक ओरिजिन हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप का। जो है एज जो है वह भी हो सकता है कि किस एज में कौन सा ग्रुप एंटर कर रहा है। तीसरा फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है ओरिजिन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। रिलीजियस बैकग्राउंड हो सकता है, एडुकेशन एंड टेक्निकल नो हाउ भी हो सकता है। अब अगला महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए, हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा चला जाए, थोड़े से आपकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी ताकि मैं इसे कवर कर सकूं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे, कई चीजें हम ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर चुके होंगे। ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी को भी मैं बेहतर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं फिजिकली, आप देखेंगे पिछले वीडियोस तो फिजिकली पढ़ाता था, मतलब फिजिकली मतलब आपको मेरा हाथ, ठीक है, मेरे मूवमेंट्स आप देख पाते थे, फिंगर्स के मूवमेंट देख पाते थे। ठीक है, नोटबुक में कुछ होता हुआ आप देख पाते थे, यहाँ पे डिजिटली हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है, उसको इस साथ में अडाप्ट होने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है। ठीक है, अगला जो हम देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप पे पड़ता है। अब मान लीजिए कि पॉलिटिकल मतलब अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं यह एंटरप्राइज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि देश में जो है वॉर के सिचुएशंस बन रहे हैं, तो यह भी एक बहुत बुरा संदेश है आपके लिए। इसका भी इम्पैक्ट या जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कई सारे ग्रुप्स है वहां जाकर के खड़े हो जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट हो ही जा रहा है। उसके साथ में आप देख रहे हैं कि जो टैक्सेशंस है गवर्नमेंट के द्वारा वह बढ़ा दिए गए हैं। टैक्सेशंस में कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है।
ठीक है, तो ऐसे कई सारे आप जो है मतलब कि देख सकते हैं जो फैक्टर्स आपको नजर आते हैं जो बहुत ज्यादा चेंजेस कर देते हैं आपके सोच में। ठीक है, टैक्सेशन हो सकता है, टैक्सेशन एंड पॉलिसी हो सकता है आपके एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में, इसका बहुत भयावह इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अगर पॉलिसीज अगर ज्यादा हाई लेवल, ज्यादा रेगुलेशन वाली बना दी गई तो वह भी एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए। ठीक है, हो सकता है कि जो आपका सप्लाई है उसका जो है कॉस्ट भी बढ़ जाए, सप्लाई का कॉस्ट बढ़ जाए। ठीक है, हो सकता है कि सप्लाई जो है वो आपको मिल ही नहीं रहा है आपके इनपुट्स का। ठीक है, स्कार्स से बन जा रहे हैं। तो यह कुछ सिचुएशंस है जो आप यहाँ पे अपने सामने में देख सकते हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई, वॉर जैसा सिचुएशन हो गया, टैक्सेशन या पॉलिसीज में कुछ चेंजेस हो गए जो अनडिजायर्ड थे। ठीक है, सप्लाई जो था आपके इनपुट का उसका प्राइस बढ़ गया, या तो हो सकता है कि सप्लाई आपको मिल ही ना रहा हो। तो कई सारी चीजें जो है उसका इम्पैक्ट जो है एक बिजनेस के ऊपर में, एनवायरमेंट का जो है इम्पैक्ट आपको एक बिजनेस के ऊपर में, एक एंटरप्राइज के ऊपर में देखने को मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला जो है दैट इज स्टेट एंड द एंटरप्रेन्योर। देखिए, स्टेट और एंटरप्रेन्योर के बीच में किस प्रकार के रिलेशंस हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ बात किया गया है। सबसे पहले है सपोर्टिव रोल, दूसरा है रेगुलेटिव रोल, तीसरा जो है दैट इज पार्टिसिपेटिव रोल। सबसे पहले जो है दैट इज सपोर्टिव रोल, एसआर। सपोर्टिव रोल जब आप देख सकते हैं कि आज के समय में कई सारे जो स्टेट्स हैं वह चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स निकले, मतलब एंटरप्रेन्योर्स उभर करके आए, एक्सपेंशन हो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप्स एंटरप्राइजेस है उसमें। तो कहीं ना कहीं वह सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बात करके या फिर इन्वेस्टर्स के साथ बैठ करके, बैंक्स के साथ बैठ करके कुछ सब्सिडीज या फिर कुछ स्कीम्स वगैरह लॉन्च करके किसी भी प्रकार से वह अपने स्टेट के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे सके, उसके लिए जो भी वह अपनी तरफ से कर सकता है वो सब सपोर्ट होता है। तो वो सपोर्ट रोल जो है वो आपको स्टेट की तरफ से देखने को मिल सकता है। अगला जो है दैट इज रेगुलेटिव रोल। रेगुलेटिव रोल्स यानी आप समझ सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस। और देखिए, कोई भी हो, इंसान हो या बिजनेस हो, हर किसी को रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं आते हैं। रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हो सकता है जो एंटरप्रेन्योरशिप है वह कम से कम प्रैक्टिस की जाए। ऐसा भी हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ऑलरेडी एस्टैब्लिश जो एंटरप्राइजेस है वह भी बिजनेस से बाहर जाने लगे। रेगुलेशंस कैसे हो सकते हैं? लीगल एनवायरनमेंट का कुछ, मतलब जैसे पॉलिसीज में कुछ बदलाव आ गए, टैक्सेशन में कुछ बदलाव आ गए, या किसी भी प्रकार से वह रेगुलेट करने की क्षमता अपने बनाए रखे कि हाँ आपको इस प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना है, कुछ ऐसे आउटपुट को आने से रोकना है जो सही नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे इनपुट को आपको कलेक्ट करना है, इतने ही अमाउंट में आप इनपुट को ले सकते हैं, ज्यादा लेंगे तो भी समस्या है। तो रेगुलेशंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको देखने को मिलता है। रेगुलेशंस आप देख ही पाते हैं, आज के समय में होता ही है। एंटरप्रेन्योरशिप जब भी परफॉर्म किया जाता है, स्टेट रेगुलेट करती है, सपोर्ट भी करती है, और तीसरा पार्टिसिपेट भी करती है। पार्टिसिपेट किस फॉर्म में करती है? इन PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं जहां पर जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, यहां पर गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। गवर्नमेंट चाहती है कि एक पर्टिकुलर पेस से, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड से आप बोल सकते हैं एक्सपेंशन हो। ठीक है, ठीक है, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज निकले। ज्यादातर अगर आज आप देखेंगे मार्केट में तो कई सारे PSUs जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे टॉप 10 के अंदर में, यानी टॉप 10 में कहीं ना कहीं वह जो है वो टॉप कर रहे होंगे, और PSUs कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है। ठीक है, तो जब पार्टिसिपेट करेगा गवर्नमेंट, उसके ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ओवरऑल आउटपुट को वो यहाँ पे कंट्रोल भी कर पा रहा है।
तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टेट और एंटरप्रेन्योर के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। तो यहाँ पे हम 3 तरह के रिलेशनशिप के बारे में समझ पा रहे हैं। एक तो है सपोर्टिंग रोल, एक है रेगुलेटिंग रोल, एक है पार्टिसिपेटिव रोल। तीनों रोल में क्या अंतर है? एक जगह पे सपोर्ट किया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, एक जगह खुद पार्टिसिपेट ही कर रहा है। मतलब यहाँ पे तो आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टर बन गया एक मूवी का, यहाँ पे वो खुद एक्टर के साथ में साइड रोल कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो पार्टिसिपेट कर रहा है। और तीसरे में आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक प्रकार से इसको जो है रेगुलेट कर रहा है कि कैसी मूवी आ रही है, बाहर आया तो उसके बाद में सेंसर बोर्ड बैठ गया, सेंसर बोर्ड देख रहा है कि यार ये किस प्रकार की मूवी है। तो रेगुलेशंस आप बोल सकते हैं। एक जगह डायरेक्टर है, एक जगह साइड एक्टर है, और एक जगह जो है सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है जो रेगुलेट कर रहा है किस प्रकार की मूवी आनी चाहिए, कितना कॉमेडी होना चाहिए, किस प्रकार की बातचीत होनी चाहिए, किस प्रकार का एक्टिंग होना चाहिए, किस प्रकार के कपड़े होने चाहिए, क्या सारी चीजें, वो सारी चीजें बस आपको एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझा रहा हूँ जिससे आप समझ पा रहे होंगे स्टेट और एंटरप्रेन्योर के बीच के रिलेशंस को। अगला जो है यह बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए आपको देखने में सब छोटे लग रहे होंगे, लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्ट में इन्हें लिखा है यहाँ पे। जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो 20-20, 25-25 पन्नों के ये पूरे चैप्टर है, मतलब जिसका जो जूस निकाला गया। ऐसे तो और भी बड़ा हो सकता है ये। ठीक है, जब आप इसे एक्सपैंड करना चाहेंगे तो आप इस पे एक बुक भी लिख सकते हैं इस पूरे चैप्टर के ऊपर में। लेकिन हम यहाँ पे से बात करेंगे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, जो आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। यही है जिससे आ सकता है, इसे बाहर से तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यही बुक है, बुक से ही हमने लिया है। ठीक है, अब चलिए कुछ और को भी कवर कर लेते। यहाँ पे तो जो लाइंस है वो तो खत्म ही हो जा रही है, लेकिन हमारा जोश खत्म नहीं होना चाहिए। कुछ समय और की बात है, हम थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, वीडियो को देखते रहे, इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर भी कर लेंगे इसी के साथ में। ठीक है, आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ ही गया, जो है फैमिली बिजनेस। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो है एक 3 सर्कल मॉडल है। इस 3 सर्कल मॉडल के बारे में मैं खुद अनक्लियर हूं, इसके पीछे कारण है। देखिए इसके बारे में कहीं और पे कुछ और स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, कहीं पे कुछ और स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। जो हमने समझा था वो मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि क्वालिटी के साथ में कोई दिक्कत हो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसमें आपको एकदम परफेक्ट नॉलेज मिल सके, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग आप बना सके। तो मैं अभी के लिए तो 3 सर्कल मॉडल जो है उसे होल्ड कर रहा हूं, लेकिन आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं इसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक तरीके से एक टॉपिक है जो यहाँ पे रह गया है, लेकिन मेरे को खुद इसे और अच्छे से देखना पड़ेगा। मैं काफी दिन से इसको देख रहा हूं, वैसे मुझे कोई प्रॉपर इसमें नहीं मिल रहा है जिसे मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप धैर्य बनाए रखें। 3 सर्कल मॉडल मुझे भी आप बीच बीच में याद दिलाते रहे, लेकिन मैं आपके लिए जरूर अपनी तरफ से प्रयास करूंगा इसको समझाने के लिए, एक नया वीडियो लाने के लिए। ठीक है, ठीक है, एक स्पेशल वीडियो ले आऊंगा या तो किसी वीडियो में समझा दूंगा और मैं आपको उसका रेफरेंस दे दूंगा। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे मैं एडिट करके डाल दूंगा क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में कि किस वीडियो में है और किस टाइमलाइन के बीच में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जो समझने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक को, दैट इज फैमिली बिजनेस। देखिए इसका एक डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोल करके वह बता देता हूँ। एक बड़ा डेफिनेशन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले डेफिनेशन सुनिए, बड़े गौर से इस डेफिनेशन को सुनने का। ठीक है, यह बेहद महत्वपूर्ण है फैमिली बिजनेस को समझने के लिए। ठीक है, तो गौर से सुनिए। अ फैमिली बिजनेस इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन in which decision making is influenced by multiple generations of a family related by blood or marriage or adoption, who has both the ability to influence the vision of the business and the willingness to use this ability to pursue distinctive goals. ठीक है, इसे आप बैक करके भी वापस सुन सकते हैं, बार बार सुनिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके इसके बारे में। ठीक है, देखिए फैमिली बिजनेस का अर्थ क्या होता है। देखिए फैमिली बिजनेस को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि यह एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो वेरियस डिसीजन मेकिंग किया जाता है इसको इन्फ्लुएंस
जो है फैमिली के द्वारा किया जाता है। अब यह फैमिली कैसी है? यह ऐसी फैमिली है जहां पे मल्टीपल जनरेशन्स है। ठीक है, मल्टीपल जनरेशन्स वाली फैमिली है, मतलब मल्टीपल जनरेशन्स है जो इसे जो है इसके डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सिंपल सी बात, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो डिसीजन मेकिंग है, जो डिसीजन मेकिंग किया जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है मल्टीपल जनरेशन्स का एक परिवार के। ठीक है, एक या एक से ज्यादा परिवार भी यहाँ पे हो सकता है जो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे जो कनेक्शन आपको नजर आएगा या जो कनेक्शन इन परिवार इन परिवार और इन परिवार के बीच में, या हो सकता है ब्लड का कनेक्शन हो। ठीक है, जैसे भाई हो गया, ठीक है, आपकी मदर हो गई, आपके पिताजी हो गए, दादा दादी हो गए, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ब्लड से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, या तो मैरिज की वजह से, जैसे आपकी वाइफ हो गई आपके साथ कनेक्टेड है, या तो अडॉप्शन की वजह से, समझ लीजिए आपने किसी को अडॉप्ट किया और वह बच्चा जो है आने वाले समय में जो है डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक प्रकार से एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो डिसीजन मेकिंग है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है मल्टीपल जनरेशन्स ऑफ अ फैमिली के द्वारा। और यह जो फैमिलीज होती हैं या एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय ब्लड, ठीक है, खून के रिश्ते हैं, या तो मैरिज के थ्रू कनेक्टेड है या तो एडॉप्शन के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, यह बिजनेस के विजन को भी बदल सकते हैं और विजन की मदद से अपने गोल्स को भी अटेन कर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है मैं आपको शायद समझा पाया हूँगा। एक ऐसा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की ताकत मल्टीपल जनरेशन्स ऑफ अ फैमिली के द्वारा है। यह एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है बाय ब्लड, या तो मैरिज से या तो अडॉप्शन से। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज मीनिंग आप यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो थ्री सर्कल मॉडल ऑफ फैमिली बिजनेस है, या मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, अगले किसी वीडियो में मैं जरूर उसके बारे में आपको शेयर कर दूंगा। तीसरा जो है दैट इज अप्रोचेस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स इन फैमिली बिजनेस। देखिए, एक परिवार है, जैसे बोला जाता है जब बर्तन साथ में रखे जाते हैं तो उसमें खटखुट होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट भी जो है परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आएगा होते हुए। तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के क्या सारे तरीके हैं, आप किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को होने से रोक सकते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे अप्रोचेस लिए गए। ठीक है, इन अप्रोचेस के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं क्या सारे वो अप्रोचेस हैं जो यहाँ पे लिए गए हैं, जो बेहद जरूरी है। ठीक है, आपके लिए समझना। एक तो है कोपिंग अप्रोच। ठीक है, कोपिंग अप्रोच यानी कॉप अप करना, एक प्रकार से नेगोशिएट करना। ठीक है, फैमिली मेंबर्स के बीच में। ठीक है, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे अवॉइड किया जा सके। नेगोशिएशन करना किसी कॉमन टर्म्स पे। ठीक है, कोई बोल रहा है कि यार मेरे को ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने चाहिए थे, आपने या मेरे को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दिए। बोल रहा ठीक है, चलो आप इस पे नहीं लेकिन इस पे जरूर बैठ जाओ, इसके जस्ट नीचे वाला पोजीशन है, ये मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेगोशिएट कर रहे हैं, कॉमन टर्म्स आपने बना दिए कि हाँ हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ में नेगोशिएशन कर रहेंगे। तो कोपिंग अप्रोच इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन करें ताकि आप जो है कॉन्फ्लिक्ट को होने से अवॉइड कर सके। कॉन्फ्लिक्ट एक प्रकार से झगड़ा, ठीक है, होने से उसको अवॉइड किया जा सके। अगला जो है दैट इज आर्बिट्ररी अप्रोच। ठीक है, अगला जो है दैट इज आर्बिट्ररी अप्रोच। हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं। ठीक है, भूल नहीं जाएगा, आर्बिट्ररी अप्रोच। तो आर्बिट्ररी अप्रोच क्या होता है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। जो भी एल्डर है फैमिली में, उसे आपने बिजनेस का अल्टीमेट कंट्रोल दे दिया। ठीक है, कंट्रोल दे दिया आपने बिजनेस का, तो इसे आप आर्बिट्ररी अप्रोच बोलते हैं, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना राइज हो। क्योंकि हर कोई चाहता है कि यार मैं बन जाऊं, यार मुझे बना दिया जाए, मुझे अल्टीमेट कंट्रोल दे दिया जाए, एक प्रकार से मैं ओनर बन जाऊं बिजनेस का। ठीक है, तो ये सक्सेशन प्लानिंग में अच्छा है, ये एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट होने से आपको बचाता है।
ठीक है, तो यह भी एक अप्रोच हो सकता है। लेकिन इसके साथ समस्या यह हो सकती है कि जिस एल्डर को आप रखेंगे हो सकता है कि वह एल्डर बेहतर ना हो, अच्छा जो है मैनेजरियल स्किल्स ना एग्जिबिट कर पाए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ना एग्जिबिट कर पाए, जिसकी वजह से बिजनेस का परफॉर्मेंस है वो गिरने लगे। तो इसके ये ड्रॉबैक हो सकते हैं। मतलब आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज तो कर रहे हैं लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होने से तो बचा लिया लेकिन कुछ ड्रॉबैक है। ये हो सकता है कि वो बिजनेस के सक्सेस में एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाए। ठीक है, उसको लेना ही बहुत बड़ा बैरियर बन जाए उस पोजीशन पर। तीसरा जो है दैट इज मैनेज्ड अप्रोच। मैनेज्ड अप्रोच का अर्थ क्या है? जो सबसे बेहतर है उसको आप बना दो, उसको अल्टीमेट कंट्रोल दे दो। अब समस्या इसके साथ में यह है, ये एक बेहतर मॉडल है लेकिन इसके साथ समस्या यह है कि जो भी एल्डर्स होंगे फैमिली में यह नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा बंदा बने जो हमसे यंग है, इसकी बातों को शायद इतनी वैल्यू ना दी जाए इनके द्वारा। हो सकता है कि यह हर तरीके से परिपूर्ण है लेकिन इनके द्वारा इसको जो है वैल्यू ना दिया जाए। तो मैनेज अप्रोच है, इसका फायदा है कि जो सबसे बढ़िया उसी को बना दो, यहाँ पे तो बस एल्डर ही बनेगा। तो यह भी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने का तरीका, यह भी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने का तरीका है। लेकिन कुछ कंडीशंस एक्सेप्शनल हो सकते हैं जहाँ पे एल्डर्स इसकी बातों को ना सुने या फिर वैल्यू ना दे। ठीक है, तो आपने कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर लिया लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तब भी हो सकता है। ठीक है, बहुत आपने उसको मिनिमाइज कर दिया काफी हद तक। ठीक है, तीसरा जो है यह एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, ये 1 मिनट दीजिएगा। अगला जो टॉपिक है दैट इज, 1 मिनट रुकेगा, अगला जो टॉपिक है दैट इज टू हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस जो फैमिली बिजनेस में आपको देखने को मिलता है। क्या सारे आप चैलेंजेस देखते हैं जिसे ओवरकम करने की जरूरत है? ठीक है, देखिए कई सारे चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं, उसे ओवरकम करने की जरूरत है। इसके लिए जो भी चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े या फिर प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़े, उसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? या तो जो है आप जो है फैमिली गैदरिंग पे काम करें। ठीक है, फैमिली गैदरिंग करें, फैमिली गेट टुगेदर करें। ठीक है, फैमिली गैदरिंग हो सकता है या फिर गेट टुगेदर हो सकता है। इसकी वजह से हो सकता है कि आप जो है चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, क्योंकि परिवार वाले साथ मिल रहे हैं, जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहां पे जो बैरियर्स होंगे वो काफी हद तक कम हो सकते हैं। अगला हो सकता है कि आप एक प्रॉपर सक्सेशन प्लान डेवलप करें। ठीक है, सक्सेशन प्लान को आप डेवलप करें। तीसरा हो सकता है कि आप जो है किसी आउटसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या फिर आउटसाइड बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स को रखें। आउटसाइड बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स को अगर आप रखते हैं तब भी आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। ये हो सकता है इससे जो है आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसे आप काफी हद तक सॉल्व कर सके, क्योंकि यही आपके मैटर्स के बीच में जो है मैटर्स को सॉल्व करने के लिए आगे निखर करके आएंगे। कम्युनिकेशन ओपन आप रखिए। कम्युनिकेशन अगर आप ओपन रखेंगे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आप एल्डर हैं बाकी आपकी बात सुने, ऐसा हो सकता है कि आप एल्डर रहते हुए अपने लोगों को ना मना पाए। इसलिए ओपन रखे, हो सकता है उनके जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है वो काफी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, बिजनेस के लिए हर किसी को रेस्पेक्ट दिया जाए, हर किसी को ग्रेस और रेस्पेक्ट के साथ में ट्रीट किया जाए। ट्रीट ईच अदर विथ रेस्पेक्ट मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो यह कुछ पॉइंट है। छठा हो सकता है कि फैमिली का कोई कॉन्स्टिट्यूशन आपने बना दिया या फिर कोई गवर्नेंस बना दी जिसको हर कोई फॉलो करेगा। ठीक है, समझ पाए? अब एक आखिरी टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को जैसे हम जानते हैं कि इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो क्या सारे क्वालिटीज होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फैमिली बिजनेस के क्या सारे क्वालिटीज होंगे? देखिए यहाँ पे एक जो फाउंडर है, फाउंडर के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व है, फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व है। तीसरा यह हो सकता है कि यहाँ पे
जो है इंश्योर किया जाता है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो इन हाउस टैलेंट का, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इन हाउस टैलेंट, इन हाउस टैलेंट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, यह भी बेहद जरूरी है। मतलब है कि जो भी आपके पास में टैलेंट है, अवेल टैलेंट है, उसको बेहतर तरीके से यूज किया जाए। देखिए कि कोई आपके पास में फैमिली मेंबर है, वह काफी बढ़िया है मैनेजमेंट में, तो आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट पोजीशन उसको दे दीजिए। एक है जो ह्यूमन रिसोर्स में, मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ में बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसको उसके साथ उसकी कन्विंस, मतलब उसकी बात करने का तरीका बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छे से लोगों के साथ बात कर पाता है, हैंडल कर पाता है, तो आप उसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट दे सकते हैं। कोई है जो कन्विंस करने में बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो आप उसको जो है हाँ दे सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट आपने दे दिया। कई सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए फैमिली बिजनेस कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स की वजह से चल रहा है, फैमिली मेंबर्स बिजनेस में इन्वॉल्व है। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स जो है वो बिजनेस में इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है, या तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही आपको नहीं मिल रहा है, तब भी वह फैमिली बिजनेस का हिस्सा है। तो यह भी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है, यानी क्वालिटीज है फैमिली बिजनेस की। ठीक है, यहाँ पे यूनिटी इन कमांड आपको देखने को कई बार मिल जाता है, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमेशा चलते रहता है, ये कोई जाएगा तो किसी को तो बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से, तो कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टाइप है। एक 7वां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे लीगल कंट्रोल होता है बिजनेस का, लीगल कंट्रोल होता है फैमिली का बिजनेस के ऊपर में, ठीक है। तो कई सारे पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए, लेकिन बहुत थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है लेकिन मैंने आपको समझाया, आप बैक में जाकर के वीडियो के जरूर इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं, ठीक है, वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे हम 1 घंटे 7 मिनट पे आ चुके हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप यहाँ तक पहुंच पाए तो बहुत बढ़िया, आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हैं कि आपने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया इसमें। बस एक जो है 3 सर्कल जो है वो बाकी है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट था। फैमिली बिजनेस, उसका कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज हो सकते हैं, कैसे अवॉइड किया जा सकता है, उसको ओवरकम कैसे करें, ठीक है। तो यह सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। सोशो कल्चर एंड एनवायरनमेंट देख लिया, सोशो इकोनॉमिक देख लिया, फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो उसके इम्पैक्ट देख लिए, स्टेट और एंटरप्रेन्योर को देख लिया, अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट देख लिए, उससे किस प्रकार से एक एंटरप्रेन्योर बेहतर उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उसे बेहतर समझ सकता है, बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो कई सारी चीजें हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर ली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, और यूं ही अपना प्रेम देते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम। हर हर महादेव।